साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब, मैं खुद हूँ डॉक्टर सैयद जाफर अहमद, अब्दुल खालिद जुनेजो साहब हैं, उस्मान बलोच साहब हैं, चौधरी मिलापुर साहब हैं, डॉक्टर तौसीफ रहमान खान हैं और नासिर मंसूर साहब हैं। मैं एक खास स्टेटमेंट है ये पढ़ूँगा, उसके बाद आप जो सवाल करना चाहें उसके लिए यहाँ हम लोग खा देते हैं। मौजूद साहब की ख़वातीन और हज़रात, आपको इस मुश्किल सूरत हाल में ज़हमत देने का मकसद मुल्क के डॉक्टरों से यकजहती का इजहार करना है। जो वफाकी हुकूमत के अलावा बलूचिस्तान, पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से गरीब लोगों को बचाने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन करना चाहिए। यह हमारी ज़िंदगियों का अजीब वक्त है कि वफाकी हुकूमत डॉक्टरों के मशवरों पर अमल करने के बजाय गरीबों की हमदर्दी का ढिंढोरा पीट रही है। इस हुकूमत को कोई समझाने वाला नहीं कि गरीबों को कोरोना की मौत से बचाव कर भी उन्हें गुर्बत से बचाया जा रहा है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि सेहत के इस बहरान को खात्मे के लिए डॉक्टरों की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। इस हुकूमत का अलमिया है कि इसने उन रुजत पसंद मौलवियों के आगे हथियार डाल दिए हैं जो मुसलमानों को सबसे बड़े मरकज़ जामिअतुल इमाम काबा और कौम की दरगाह के उलमा के फतवों को मानने को तैयार नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में लोगों में गैर साइंसी ख्यालात पाए जाते हैं। बहुत से लोग कोरोना वायरस को मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं, कुछ हुकूमतों की लूट मार करार दे रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। वफाकी हुकूमत के अकादरीन खुद इस मर्ज के साइंसी इलाज पर यकीन नहीं रखते। इस बिना पर इस प्रोपेगेंडे का तदारुक नहीं हो रहा। और अजब बात यह है कि वज़ीर आज़म के सामने एक नामनिहाद आलिम इस वबा की जिम्मेदारी बेहया औरतों, बुनियादी और फहाशी करार दे रही हैं। उनका मीडिया के बारे में मंफी रिमार्क्स पर माजरत की है। इन्हें ख़वातीन के बारे में अपने रिमार्क्स पर भी माजरत करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत की इस पॉलिसी की बिना पर रजत पसंदाना रुझानात तक़वियत पा गए और मुल्क में हकीकी तौर पर लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं हुआ और ये मर्ज मज़ीद फैल रहा है। हुकूमत ने गरीबों के दुखों का मदावा करने के लिए 3 करोड़ अफराद में 6 माह के लिए 12,000 रुपये तक़सीम किए हैं। अगरचे वफाकी और सूबाई हुकूमतें ये दावा कर रही हैं कि सनती इदारों से मजदूरों की छांटी की इजाज़त नहीं की जाएगी, मगर हर शोबे में वाइट कॉलर मजदूरों से लेकर मजदूरों को मुलाजमतों से महसूस किया जा रहा है या उनकी तनख्वाहें कम की जा रही हैं। सूरत हाल इतनी ख़राब है कि निजी शोबे में काम लेने वाले अस्पतालों और तालीमी इदारों में छांटियाँ हो रही हैं और कोई हुकूमत के मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही। वज़ीर आज़म का इस्तदलाल है कि यूरोपीय ममालिक में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन इस बिना पर कामयाब हुआ कि वहाँ भूख मसला नहीं है। वो इस हकीकत से आगाह हैं कि यूरोपीय ममालिक सोशल वेलफेयर स्टेट हैं। मुअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है और रियासत की बुनियादी तरजीह आम आदमी नहीं है। अब वक्त आ गया है कि रियासत की बुनियादी हैयत में तब्दीली पर गौर किया जाए। कोरोना वायरस के खात्मे पर एक नई दुनिया का ज़रूर होगा। आलमी माहिरीन का तखमीना है कि भूख का एक खौफनाक बहरान एशिया और अफ्रीकी ममालिक को लपेट में लेगा। पाकिस्तान इस बहरान से मुतासर होगा। हम शऊरी तौर पर मुतालबा करते हैं कि आइंदा बजट में बुनियादी तरजीहात में तब्दीली की जाए। यही वक्त है कि बजट का 70% हिस्सा तालीम, सेहत, रोजगार की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तस किया जाए। रियासत में गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को ज़िंदगी की जदीद सहूलतों से मुंसलिक करने के लिए ऐसा ही सोशल नेटवर्क कायम किया जाए जैसा चीन और यूरोपीय ममालिक में है, ताकि पाकिस्तान सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ गामजन हो। बहुत शुक्रिया। ये बयान मैंने पढ़ा। अब कोई सवाल आप कहना चाहें तो यहाँ पहले मौजूद हैं जो आपके सवाल के जवाब देगा। बहुत धन्यवाद।
چاہوں گا کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ کچھ میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ نکات کا ذکر کریں گے. منصور صاحب ہیں اور شاہ صاحب ہیں, ان سے میں عرض کروں گا کہ یہ بھی مزدوروں کے اور محنت کشوں کے حوالے سے گفتگو کریں. توصیف صاحب اور ہمارے دیگر ساتھی جو ہیں وہ سول سوسائٹی اور تعلیم کے شعبوں کے حوالے سے مختصراً اظہار خیال کریں تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں صرف ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کچھ بھی کہ اس وقت ہمارے پاس کورونا کے حوالے سے صحت کی کراچی جیسے شہر میں صرف 5 سہولت موجود ہے اور جو کہ بالکل غیر مطمئن صورتحال ہے. اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ اگر کسی کا بس کا میرا کورونا پازیٹیو ہے تو میں کہیں بھی چلا جاؤں, کسی بھی سینٹر میں چلا جاؤں کہ بھائی میرا پازیٹیو ہے اور مجھے داخل کرو یا میرا علاج کرو. ہر جگہ کی اپنی بندشیں ہیں, چاہے وہ ایکسپو سینٹر ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ اور سینٹر گورنمنٹ کے جتنے اسپتال ہیں چھوٹے یا بڑے ان کو اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں کورونا کا سینٹر بنایا جائے تاکہ وہ آدمی در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے. پچھلے دنوں کل بھی آج بھی پرسوں بھی 3 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں کہ ہمارے جاننے والے کورونا پازیٹیو کے ساتھ ایک اور سائنس سینٹر کے ساتھ 2 تھے وہ مارے پھرے اور بہت ہی پریشانی کی صورت حال ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے ٹرشری سینٹر ہیں ان کو جیسے کہ سول جناب باسی بڑے اسپتال ہیں ان میں ایک سیکشن متعین کیا جائے کہ وہ کورونا کے مریضوں کو دیکھیں. اس کے علاوہ ایک ڈیش بورڈ ہو جہاں کو فون کیا جائے, بتایا جائے کہ اس پہ یہ مسئلہ ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حل وصول کیا جائے. کل ہی اور پرسوں بھی ڈاکٹروں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ 3 کے ساتھ گیا کہ وہ مارے پھرے ان کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا جبکہ وہ کورونا پازیٹیو تھے. بہت سخت ضرورت ہے کہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے اور اس وقت جو کرائسس ہے تو اس پر توجہ دی جائے. باقی جہاں تک لاک ڈاؤن کا تعلق ہے تو اگین لاک ڈاؤن جیسا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے چاروں طرف اور یہ لاک ڈاؤن ہے بھی اور نہیں بھی اس پر میں زیادہ تعلق اظہار نہیں کروں گا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. جس طرح کہ یہ بتایا گیا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے گورنمنٹ نے جو میڈیکل کی جو ایکسپرٹس کی جو ایڈوائس تھی اس کے لیے انہوں نے جو ہے ورکرس کو ایشو بنایا ہے کہ دیہڑی دار ورکر اور یہ لوگ جو ہے یہ متاثر ہو گئے. ایک ہی لائن میں پرائم منسٹر کے کہتے ہیں کہ باہر نہیں جائے بہت خطرہ ہے اور ایک ہی لائن میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھوکا نہیں مارنا چاہتے. تو ان کی اس سے جو ہے پورے ملک میں کنفیوژن پیدا ہے. ورکرس کے ساتھ جو انہوں نے بنایا ابھی احساس پروگرام کے تحت ہم ایز اے ٹریڈ یونین سمجھتے ہیں کہ یہاں 90% جو ورکرز ہیں ان کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا ہے احساس پروگرام کا جو انہوں نے کہا ہے. EOBI سے پورے ملک کے کوئی 45,000 ورکر اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, ان کو آسانی سے وہ پیسے دیے جا سکتے تھے, نہیں ملے. میں خود ورکنگ باڈی کا ممبر ہوں سیسی کا. پاکستان میں اس کے ساتھ جو ہے 6.5 لاکھ ورکر اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. ان میں سے ایک ورکر کو بھی کسی نے جن لوگوں سے ملے ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں 1 روپیہ بھی ملا. اس وقت صرف کراچی کے اندر 2 ملین سے زیادہ ورکرز کو جو ہے جاب سے نکال دیا گیا, ریٹرینچ کیا ہے. اور فیصل آباد میں اور جو بڑے جو انڈسٹریل زون ہیں ان کے اندر ہمارا جو اندازہ ہے کہ 60 لاکھ کے قریب ورکر اس وقت جاب سے چلے گئے اور اگلے 1 یا 2 مہینے کے اندر جو ہے یہ 1 کروڑ اور 30 یا 40 لاکھ کے قریب ورکرز جو ہے جاب سے چلے جائیں گے. سندھ میں جو 70% جو پوری انڈسٹری کا ہے سندھ میں ہے اور سندھ کا پورا جو ہے 90% کراچی میں ہے. سندھ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جس کے تحت کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے ورکرز کو ان کی جاب پروٹیکٹ ہوگی اور ان کو سیلریز ملیں گی. وہ آرڈیننس جو ہے گورنر کے پاس پچھلے 2 مہینے سے رکھا ہوا ہے اور گورنر جو ہے وہ خود انڈسٹریلز ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو لیک کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ابھی تک وہ آرڈیننس جاری نہیں ہوا جس کے نتیجے میں جو فیکٹریوں کارخانوں کے اندر ایک بہت بڑا انڈسٹریل ڈسپیوٹ ہے. روز ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں. آج یہ 3 بڑی ایکسپورٹ اورینٹڈ فیکٹریاں لکی ہے, آرٹسٹک ملرز ہے, ان میں ورکرز جو ہے روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیلریز دی جائے اور مالکان جو ہے ان کو سیلریز نہیں دے رہے.
तो हम ये समझते हैं कि लॉकडाउन तो खत्म ये कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन खत्म करने के साथ पिछले 2 महीने की सैलरीज हैं वो देने से वो इनकार कर रहे हैं, और हुकूमत जो है जितने लेबर डिपार्टमेंट है और वो जो है उसके अंदर अपना रोल प्ले करने में नाकाम हो गए। आईने पाकिस्तान के मुताबिक शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना ये रियासत की जिम्मेदारी में शामिल है, और ऐसे वबाई हालात में पाकिस्तान पीनल कोड जब कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए और उसको रोकने की कोशिश न की है तो ऐसे हालात में वो पीनल ऑफेंस कहलाता है। लेकिन हमारे मुल्क का अलविया ये है कि दवाई के बारे में वो पीर और मौलवी से पूछने के लिए जाते हैं, तो जिस मुल्क की ये हालत हो जाए तो ज़ाहिर है वहाँ वबा आगे बढ़ेगी, और वबा ज़ाहिर है जब लॉकडाउन होगा रोज़गार पर जरूर उसका असर पड़ेगा, लेकिन रोज़गार की उन ज़रूरतों को पूरा कौन करेगा? ये रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि शहरी का तहफ़्फ़ुज़ उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस है कि इस वक्त तक किसी भी वाक़ अप्लाई की, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो जो है वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, उनके लिए किसी सूरत में न तो कोई पैकेज दिया गया और न ही लॉकडाउन की तरफ जो है ना वो कोई इन्होंने कोई अमली कदम उठाया है। डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होना तो यही चाहिए था कि इस वबा के बारे में ये इंडिकेशन देना कि आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद इस लॉकडाउन को और मजबूत करना चाहिए था, न कि जो है उस लॉकडाउन पे जो है ना खेल तमाशा बनाना चाहिए था कि नहीं इसको हर सूरत में आज़ाद कर देना चाहिए। लोगों का रोजगार का मसला है, अगर रोजगार का मसला लिया भी जाए, कल लाखों की तादाद में अफराद इस वायरस से मरेंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन करेगा? तो उसकी जिम्मेदारी तो रियासत में है, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी करेगी, क्योंकि एक जायजे के मुताबिक कराची शहर में कच्ची आबादियों में अगर आज भी उनका जायजा लिया जाए तो 100 में से 70% अफराद जो है वो अफेक्टेड लोग हैं। लेकिन अब इस कंट्रोल एक ही तरीका है कि डॉक्टरों की बात को माना जाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ से खेल के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जो उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने बड़े तरीके से इसका तहफ़्फ़ुज़ किया है और उनकी बात को माना है। सर सॉरी आपका नाम नहीं मैंने सुना। हुकूमत की सरबराही पर ऐसे शख्स को बिठाया गया है जो मगरूर है, अना परस्त है और सियासत की अलग से नाबल्द है। अब वो शुरू में जहालत की बातें कर चुका है, अब उसकी सारी टीम उसकी उन जहालत की बातों को सच साबित करने के लिए मजीद हत्या कर रही है और लाखों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा रही है। तो मैं तो समझता हूँ ये हुकूमत जो है पाकिस्तान के 70 साल में आवाम दोस्त तो कोई हुकूमत नहीं आई है, लेकिन इस जैसी वो करप्ट तो थी, ये भी करप्ट है, लेकिन ये तो नाल भी है और सबसे खतरनाक वो होती है। दोस्तों मैं उसको ऑन करता हूँ और मैं दोस्तों ने जो कुछ कहा उसको ऑन करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हम मजदूर अपने तरीके से एक बात को देखते हैं, वो ये कि मजदूरों की बात कर रहा है, मेहनत कश ऑर्गेनाइज जितनी फैक्ट्रियाँ हैं अभी भी, अब इसके ऊपर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट आएगा या फिर हम आपकी से रुजू करेंगे, 80% इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं। आज मेरे पास रिपोर्ट आई है कि लोगों को इनकार है। आज इसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या इसका बयान आया है इमरान खान का कि वो कोरोना का जो फंड किया उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी और उसको देगा लोगों को। ये इस नारे को आप और हमको समझना चाहिए। जो हमारा मकसद है, मैं ये कहता हूँ कि जब ये कहते हैं कि मेहनत कश ये कंस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्शन जो है बड़े देर से नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो है ये जो जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनकी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जितनी भी सरिया और सीमेंट वगैरह है उसका फायदा होगा, सरमाएदारों का फायदा होगा। और ये कहते हैं कि
मैंने 12,000 रुपया कर दिया। 12,000 रुपया किसी को नहीं मिलता है। मजदूरों को कहा जाता है कि आपको 12,000 रुपये नहीं मिलेंगे और आप जाएं। जो रिटायर्ड लोग हैं उनको 5,000 या 6,000 रुपया EOPI के तहत उनको मिलता है। जब अगर 12,000 तो 12,000 तो 6,000 जब दे रहे हो तो जो रिटायर्ड हैं लोग उनको तो पूरी जिंदगी जिन्होंने काम किया उसको तो वो मिलना चाहिए। दरअसल बात यह है कि जब ये मेहनत कशों की बात करता है तो आइंदा जो इलेक्शन होंगे उस आइंदा इलेक्शन में ये वो लुम्पन जो लोग हैं यहाँ शहरों में जो है पीपल पार्टी या नवाज शरीफ उसको उधर तो गाँव में तो नहीं छोड़ेंगे ना उधर, तो ये उसको शहरों में से लोगों को निकालना चाहता है, उनको अपने कब्जे में रखना चाहता है। और कोई कहेगा कि मैंने हमेशा आपकी बात की थी। ये एक बहुत रंगमरोल है, ये एक ऐसा धोखा है जिस धोखे के लिए आइंदा ये वो कर रहा है। नंबर वन ये है, नंबर 2 ये है कि ये फिर जितनी बड़े दोस्तों ने हमें कहा और ये साबित हो रहा है कि लोगों में इतना सेहत का उनका ख्याल नहीं कर रहा है। ये एक एलीट का मसला है कि मुआशियात क्या होनी चाहिए, उसका मसला ये नहीं है कि आवाम कैसा बचे, ये उसका असर है इसका, ये उसी लाइन को टो कर रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं, कल हमने जो पढ़ा है महमूद राना का डाम में जो एनालिसिस आया है, जो मैं कहता हूँ उसको पढ़ना चाहिए हमें। बहुत खतरनाक सूरत हाल होती है और उस सूरत हाल को हम देखते हैं कि ये हमेशा कब्जा करके रहना चाहता है। मैं अभी दोस्तों से मेरी इजाजत देगी ये कहता हूँ कि ये फिर बहुत सख्ती करेगा, कौमियतों पे सख्ती करेगा, मजदूरों पे सख्ती करेगा, मेहनतकशों पे सख्ती करेगा और इस हुकूमत में, इस स्टेट स्ट्रक्चर में ये सलाहियत है ही नहीं हो कब्जा कर सके। सोशल साइंस के स्टूडेंट के एक्सेस से मुझे मेरे लिए की बात थी कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों ने, खासतौर पर उलमा ने मस्जिद का मुकाबला बाजार से करना शुरू कर दिया। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मस्जिद सोशल इंस्टीट्यूशन, मस्जिद व मजहबी इदारे जो हैं वो लोगों को सिखाने का काम करते हैं। बाजार तो अफरा तफरी की जगह है। तो जब आप कहते हैं तो मस्जिद को तरबियत करेगी, वहाँ तो डिसिप्लिन होगा, तो वहीं से तो बाजार की तरफ जाएगा डिसिप्लिन। तो आप मस्जिद का बाजार से मुआवजा करके मस्जिद की भी तौहीन कर रहे हैं और लोगों को भी गलत बात बता रहे हैं, वरना आप उसको फिर मुकद्दस इदारे कैसे कहेंगे जो कि समाज को लेकर आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्तों ने मुख्तलिफ ज़ावियों से इस सूरत हाल को देख लिया। मैं आखिर में सिर्फ 2-3 जुमले करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would say that this corona crisis has actually exposed Pakistan's historic fault lines, most important of which is the fact that the civil society has always been saying this thing, that our priorities are wrong. Instead of making it a national security state, Pakistan should be developed as a federal parliamentary democracy, social welfare state first. The second thing is this, that during this crisis we have noted that the constitution has simply been bypassed by the government. We have not seen any meeting of the Council of Common Interest. We haven't seen any meeting of the Ministry of Interprovincial Coordination, which are the constitutional institutions where the center provinces issues are discussed and resolved. And finally, I would say that the federal government has simply failed in giving a national narrative to the nation. Whatever comes out of Islamabad becomes a source of confusion for the people. When the federal minister himself says that more than 7,500 people die in road accidents every year, the message is sent that one should not be worried about the deaths caused by the coronavirus. This is utter confusion which has been sort of spread by the federal government itself, and we think that the conscientious people of the country should